Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का एसएसटी का 12th चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 4th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के हम ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। साथ ही साथ उसके अगले वीडियो लेक्चर्स हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन प्लान, साथ ही साथ ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा। और तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा कि प्रीएम्बल क्या होता है, हमने देखा प्रीएम्बल की खासियत क्या है, और तो और हमने फीचर्स का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन लिया। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो खास फीचर्स है, यानी हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी बात हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा था, रिटन एंड लार्जेस्ट, फ्लेक्सिबल, रिजिड, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवर्जियन, यूनिवर्सल एडेप्ट फ्रेंचाइज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब जो हमने देखा था ओवरऑल व्यू, उसी में से हम डिटेल में आज कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स के कुछ खास फीचर्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वाला है। ये वीडियो आपके 10th एमपी बोर्ड के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये वीडियो लेक्चर आपको एमपीपीएससी, रेलवे, यूपीएससी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं, संविदा शिक्षक जैसे एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इन सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्सेज में भी इसका जिक्र है। यानी इन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को आप जानकर भारतीय संविधान के बारे में जान पाएंगे। यानी कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूरा तरह से है चैप्टर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल रहने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना कोई समय का आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स की। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि है रिटन एंड लार्जेस्ट और दूसरा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। जी हाँ, हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर, हमारे भारतीय संविधान की सबसे पहली खास बात, सबसे पहली विशेषता जो है रिटन एंड लार्जेस्ट, हम उसकी बात करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको नाम से समझ में आ रहा है, रिटन एंड लार्जेस्ट, लिखित एवं बहुत ही बड़ा, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन संविधान जो है ना, भारतीय संविधान, वो लिखित प्रारूप में है। लिखित का मतलब क्या होता है? रिटन फॉर्म में। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरल भी होता है क्या? जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा एक कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म नहीं है। पूरे वर्ल्ड में अकेले एक ऐसी कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है। जी हाँ, वो कंट्री है इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है जहां का संविधान लिखित रूप में नहीं है। नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको जनरल नॉलेज के लिए, फैक्ट के लिए बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। लेकिन हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? रिटन है। और आपको पता होगा कि रिटर्न यानी लिखने वाले जो लोग थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, आपको पता है, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, इन्हीं लोगों के द्वारा ये लिखित रूप में आया है। उसके बाद हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज बना के प्रिंटेड फॉर्म में रखे हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है और रिटन फॉर्म में सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशन वो प्रेजेंट है। तो आपको ध्यान के रखना स्टूडेंट्स, पहली बात ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड लार्जेस्ट, भारत का जो संविधान है लिखित रूप में है, रिटन फॉर्म में है। साथ ही साथ ये बहुत लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बहुत बड़ा संविधान है। कैसे? हम चलिए बात करते हैं। रिटन एंड ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है, लिखित है, और ड्राफ्ट किया गया किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। जी हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इसकी बात भी हमने की है, जिसके डिटेल जो हेड रहे हैं चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तो हमने देखा था कि उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 299 मेंबर्स। जी हाँ, दूसरा लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड में क्या है? लार्जेस्ट है। भारत का संविधान जो है पूरे विश्व में क्या है? लार्जेस्ट है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं, प्रूव कराते हैं। Indian Constitution has 395 articles and 12 schedules which is divided into 22 parts। जी हाँ, भारत का जो संविधान है उसमें 395 आर्टिकल्स, जिसको आप धाराएं कह सकते हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, आपको समझाने के हिसाब से बता देंगे, 395 चैप्टर से समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उस बुक में 395 क्या है? चैप्टर्स है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी होगी। कंपेयर करना है तो बाकी देशों से कंपेयर करते हैं। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी बड़ी कंट्री अमेरिका, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। कनाडा 147 आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 120 आर्टिकल्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं दुनिया के जो दूसरे सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश हैं वो 147 और 148 है ना। तो आप कंपेयर कीजिए, कहां पे ये 395 आर्टिकल और कहां पे ये 147 आर्टिकल, 395 और 147। तो आप देख पा रहे हो कितना जमीन आसमान का फर्क है। डबल से भी ज्यादा, 2 टाइम्स से भी ज्यादा है हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जितना कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों का है उससे कई टाइम्स है ना, 2 1 3 टाइम्स है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, जिनको 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपको ध्यान के रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स विच इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। आपको ध्यान रखना है, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 22 भागों में बांटा गया है। दूसरी बात स्टूडेंट कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 7 आर्टिकल्स। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 147 आर्टिकल्स। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 128 आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखने वाली बात क्या हुई कि जो दूसरे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बिल्कुल आर्टिकल्स हमारी कंट्री की तरह है, लेकिन उनमें बहुत कम है एज कंपेयर टू इंडिया। इसलिए तो कहा जा रहा है दुनिया का सबसे क्या है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जी हाँ, इंडिया की कंट्री जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली भी है। इंडिया कंट्री ऐसी कंट्री है जहां पे आपको डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इंडिया ही है। जी हाँ, जिस भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। आपको पता है अभी हमने जस्ट पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ इंडिया का, तो इंडिया क्या बन गया? रिपब्लिक। इसलिए तो रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है, एक रिपब्लिक कंट्री बनाता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है? सबसे बड़ा है। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन एंड लार्जेस्ट होने का मतलब क्या है। रिटन एंड लार्जेस्ट होने का मतलब क्या है? रिटन फॉर्म में है। लार्जेस्ट होने का मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और कितने पार्ट्स में बटे? 22 पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो ये स्टूडेंट्स बात हो गई रिटन एंड लार्जेस्ट की। दिस इज हाउ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड लार्जेस्ट फॉर्म। ठीक, ये पहला फीचर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे फीचर की तरफ। जी हाँ, हमारे संविधान का जो दूसरा फीचर है वो है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। क्या फीचर है? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो रिजिड है और फ्लेक्सिबल है इन शब्दों से क्या मतलब है, इन वर्ड से क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल। देखिए स्टूडेंट्स, रिजिड और फ्लेक्सिबल ये जो खासियत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? खासियत है। अब ये कैसे आता है? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें प्रोसीजर जो अडॉप्ट की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जो प्रोसेस होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में नए लॉ ऐड करने की, पुराने लॉज को हटाने की, पुराने लॉज को चेंज करने की जो प्रोसेस होगी ना, द प्रोसीजर इन ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू अमेंड इट इज डिसाइड इट्स रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल हम तब बोलेंगे जब उसकी प्रोसीजर कैसी होगी। अब देखिए, प्रोसीजर अगर हार्ड है तो रिजिड फ्लेक्सिबल, प्रोसीजर सिंपल इजी है तो आप कुछ अलग अलग, यानी हार्ड है तो क्या होगा और सिंपल है तो क्या होगा। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की प्रोसेस अगर सिंपल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर प्रोसेस को चेंज करने की, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन को चेंज करने की प्रोसेस टफ है, कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसी के ऊपर डिसाइड होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म एज रिजिड और फ्लेक्सिबल। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल किस बेस पे बोला जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट वर्ड का मतलब समझिए। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन, यानी कि परिवर्तन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करना है, नए लॉ ऐड करना है, पुराने लॉ को हटाना है, तो आप उसको चेंज वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? अमेंडमेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अमेंडमेंट जिसे कहा जाता है हिंदी में संशोधन। तो अमेंडमेंट जो होता है वो कैसे होता है? अगर सिंपल प्रोसेस से होता है या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होता है तो उसको रिजिड फ्लेक्सिबल बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सिंपल प्रोसेस से होगा तो क्या होगा, रिजिड प्रोसेस से फ्लेक्सिबल प्रोसेस कैसी होती है। देखिए, सिंपल प्रोसेस फॉर फ्रेमिंग लॉज तो रिजिड। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर सिंपल प्रोसेस अडॉप्ट करता है लॉ बनाने का तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लॉ बनाने की प्रोसेस क्या है? सिंपल है। इफ देयर इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग लॉज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म्ड एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर से हम बोलते हैं, इफ ए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट अ सिंपल प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग लॉज देन इट इज टर्म्ड एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने की जो सिंपल प्रोसेस है ना, सिंपल प्रोसेस फॉर फ्रेमिंग लॉज देन इट इज टर्म्ड एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल की। ठीक, फ्लेक्सिबल क्या होगा? स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। इफ देयर रिक्वायर्स स्पेशल और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, रिजिड का एक और नाम है इनफ्लेक्सिबल। ठीक, तो इनफ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल। अगर प्रोसीजर जो है लॉ बनाने की कैसी है? सिंपल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। अगर प्रोसेस जो है अमेंडमेंट की वो कॉम्प्लेक्स है ना, स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्लियर हो गया कि रिजिड और फ्लेक्सिबल कब कहा जाता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल
उसके बनने की प्रोसेस, उसमें चेंजेस की प्रोसेस को कहते हैं, उसके अमेंडमेंट की प्रोसेस के ऊपर डिसाइड होता है। तो अगर प्रोसेस सिंपल है तो उसको हम रिजिड बोल देते हैं, अगर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, स्पेशल प्रोसेस है, तो उसको हम फ्लेक्सिबल बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इस समझ में तो आ ही गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, रिजिड किसे कहते हैं, फ्लेक्सिबल किसे कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की दो फीचर्स की, रिटर्न एंड लार्जेस्ट और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो रिटर्न एंड लार्जेस्ट का मतलब क्या समझे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में है। लार्जेस्ट का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है, 22 शेड्यूल्स है और कितने पार्ट्स में बटा है, टोटल 12 शेड्यूल्स है, 22 पार्ट्स में बटा है। 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स विच इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, ठीक। और बात करें दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, 7, और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स, ठीक। तो ये तो रिटर्न एंड लार्जेस्ट। अब बात करें हम रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, तो हमने देखा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल तब कहते हैं जब उसकी प्रोसेस जो है वो किस तरह की होती है, यानी द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड इट्स रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो अगर सिंपल प्रोसेस है लॉ फ्रेम करनी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड बोलते हैं। सिंपल प्रोसेस फॉर फ्रेमिंग लॉस, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल प्रोसीजर और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉर अमेंडमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कंसिडर्ड फ्लेक्सिबल, ठीक। रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, फिर आता है फ्लेक्सिबल। सिंपल प्रोसेस तो उसको रिजिड बोलिए या इनफ्लेक्सिबल बोलिए, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या स्पेशल प्रोसेस है तो उसको फ्लेक्सिबल बोलिए। तो ये दो खास फीचर हो गए रिटर्न एंड लार्जेस्ट की। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अदर दो खास फीचर्स की। सो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के दो फीचर्स रिटर्न एंड लार्जेस्ट और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल की बात कर लेने के बाद अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अदर फीचर्स की। तो चलिए क्या है वो देखते हैं हम कि जो दूसरे फीचर्स हैं जैसे कि सोवरेन स्टेट, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, इनका मतलब क्या होता है इन्हें हम जानते हैं। स्टूडेंट्स हमने एक ओवरव्यू तो जरूर देखा था कि सेकुलर स्टेट होने का मतलब क्या होता है, सोवरेन स्टेट होने का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हमने ओवरव्यू के तौर पर देखी थी, पढ़ी थी थोड़ी सी, लेकिन हमने उन्हें डिटेल में नहीं समझा था। तो चलिए अब इन्हीं फीचर्स की हम बहुत ही डिटेल में बात करते हैं, जिसमें से हमारा तीसरा जो फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा जो स्पेशल फीचर है वो है सोवरेन स्टेट। जी हाँ, सोवरेन स्टेट क्या होता है उसकी हम बात करते। चलिए देखिए, कोई भी कंट्री अगर सोवरेन है, स्टूडेंट्स यहाँ आपको स्टेट के नाम से ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेट का मतलब एक राज्य की बात की जा रही है, यहाँ स्टेट का मतलब क्या है, कंट्री, गवर्नमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। सिविक्स में, पॉलिटिक्स में ये जो स्टेट वर्ड है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं स्टेट का मतलब होता है कंट्री, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट और स्टेट का मतलब राज्य भी होता है। और तो स्टूडेंट आपने साइंस में पढ़ा होगा स्टेट का मतलब होता है फेज, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, है ना। तो इसे स्टेट वर्ड को आप कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलिटिक्स चल रहा है, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ स्टेट का मतलब क्या है, कंट्री से है, गवर्नमेंट से। जी हाँ, यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री और गवर्नमेंट होता है और कहीं कहीं पर आपको स्टेट भी बोला जाता है, कंट्री और स्टेट यानी कि राज्य वाली, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जब भी स्टेट वाले गवर्नमेंट की बात की जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट एक साथ लगा होगा, वरना सिर्फ स्टेट लिखा है तो समझ जाइए कि वो किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है। अगर वो स्टेट से लिखा है तो राज्य की बात हो रही है, तो हम उसकी बात नहीं करते हैं डिटेल में। चलिए देखते हैं सोवरेन स्टेट मतलब क्या। अगर कोई कंट्री, अगर कोई गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ अपने रूल्स रेगुलेशन खुद ही बनाती है, यानी अपने नियम कानून खुद बनाती है, अपने बनाए हुए नियम कानून कायदों पर चलती है, तो उस कंट्री को हम सोवरेन स्टेट बोलते हैं। जी हाँ, कोई भी कंट्री ऐसी जो फॉरेन कंट्री के इन्फ्लुएंस में ना रहे, किसी विदेशी ताकत के अंडर ना रहे, किसी विदेशी नियम कानून के तहत ना चले, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोवरेन स्टेट कहते हैं। इंडिया बिल्कुल ऐसा है, इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के खुद के रूल्स रेगुलेशन है, तो हम दूसरे कंट्री के प्रेशर में क्यों चलेंगे, तो हम दूसरे कंट्री के प्रेशर में नहीं चलते, हम अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इसलिए हमें क्या कहा जाएगा, सोवरेन स्टेट कहा जाएगा। इंडिया को क्या कहा जाएगा, सोवरेन स्टेट कहा जाएगा। स्टूडेंट्स The country will decide its own foreign and domestic policy। जी हाँ, अपनी विदेश नीति और अपने घरेलू नीति, जो घरेलू मतलब अपने देश में, हमारे देश में क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे अगर हम खुद डिसाइड करेंगे। फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हो गए ये भी हमें डिसाइड करेंगे, अपने रूल्स रेगुलेशन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सोवरेन स्टेट। सोवरेन स्टेट का मतलब वो कंट्री जो अपनी फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज को खुद ही डिसाइड करती है। ऐसा नहीं कि चाइना बोल रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ ऐसे रिलेशंस रखो, तो हम नहीं मानेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमारे खुद के रूल्स हैं, हमको जैसे रखने हैं रिलेशन पाकिस्तान के साथ वैसे ही रखेंगे, हम चाइना से इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले हैं, ठीक है।
तो ये बात होती है सोवरेन स्टेट की। दूसरा, इट इज नॉट अंडर एनी फॉरेन रूल, अगर कोई देश, अगर कोई कंट्री किसी विदेशी ताकत के अंदर नहीं है, किसी विदेशी ताकत के अधीन नहीं है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सोवरेन स्टेट कहते हैं। देखिए, अपने खुद के डोमेस्टिक रूल्स बनाना, अपने खुद के फॉरेन रूल्स बनाना, और क्या करना, किसी देश के अंडर काम नहीं करना, किसी भी विदेशी ताकत के गुलाम नहीं होना, उसे क्या कहा जाता है, सोवरेन स्टेट कहा जाता है। तीसरी बात, इट हैव इट्स ओन पॉलिसीज ऑफ बिहेवियर एट इंटरनेशनल लेवल। जी हाँ, दूसरे देशों के साथ, दूसरे विदेशी ताकतों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी नीति कैसी होगी, हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, ये सब कुछ हम डिसाइड कैसे करते हैं, अपने आप से डिसाइड करते हैं। हमें किसी दूसरे कंट्री की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें किसी दूसरे कंट्री के पर्सन की, ना ही दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की, ना दूसरी कंट्री के रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता है। किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्री के साथ हमें कैसा बिहेवियर रखना है, हमें सबके साथ कोऑपरेशन रिलेशन रखना है, या किसी कंट्री को इग्नोर करना है, या किसी कंट्री से बहुत ज्यादा पर्सनल रिलेशंस रखने हैं, ये सब कौन डिसाइड करेगा, हमें डिसाइड करते हैं। ये सोवरेन स्टेट ही डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान के रखना है, कोई भी कंट्री अगर सोवरेन स्टेट है, मतलब वो सोवरेन कंट्री है, सोवरेन गवर्नमेंट है, इसका मतलब उसकी फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज वो खुद डिसाइड करेगा। दूसरा, वो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेगा, उसका गुलाम नहीं बना रहेगा। तीसरा, ये किसी भी कंट्री से, किसी भी विदेशी कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पे अपनी खुद की पॉलिसीज रख सकता है बिहेवियर की। जी हाँ, उसका बिहेवियर, हमारा देश इंडिया जैसे है, तो इंडिया का दूसरे देशों के साथ बिहेवियर कैसा रहेगा हम खुद डिसाइड करते हैं। जैसे चाइना और पाकिस्तान हो गया, इन कंट्रीज के साथ हम सेपरेट रिलेशंस रखते हैं, यानी कि हम इनसे बात ही नहीं करते ज्यादा, ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं, इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इन लोगों से हम ज्यादा पर्सनल रिलेशंस नहीं रखते हैं। जबकि कंट्रीज हो गई रशिया, अमेरिका, श्रीलंका, इन कंट्रीज से हम बहुत ही पर्सनल रिलेशन रखते हैं, ट्रेड करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ही एक्सचेंज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है। ये हमने खुद डिसाइड किया, ये ना हमें किसी ने फोर्स किया है, ना किसी ने प्रेशराइज किया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा कि सोवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है। सोवरेन स्टेट का होना मतलब क्या, अपने नियम कानून कायदे खुद बनाना, किसी विदेशी ताकत, विदेशी देश के अंडर नहीं रहना। तीसरा, क्या करना, किस देश के साथ कैसा रिलेशन रखना है, किस तरह का व्यवहार रखना है, ये हम खुद ही डिसाइड करेंगे, इसे ही कहते हैं सोवरेन स्टेट। तो स्टूडेंट, ये बात हो गई सोवरेन स्टेट की। चलिए हम बात करते हैं हमारे चौथे फीचर की, जो कि है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। जी हाँ, चौथा फीचर जो हमारे देश का है, हमारे देश के संविधान का है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ फीचर है, वो है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। जी हाँ, सोशलिस्ट और सेक्युलर एक साथ है ये फीचर। ठीक, तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में आ रहा होगा इन दो शब्दों से कि ये वो ही फीचर है जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हमारे संविधान में नहीं चाहते थे, इन्हें जबरदस्ती ऐड किया गया। इन दो फीचर से पर्सनली हमें बहुत दिक्कत है, आपकी बात तो मैं नहीं बता सकता, बट पर्सनली तो मुझे बहुत दिक्कत है। ये फीचर जो मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसे बाबा साहब अम्बेडकर भी पसंद नहीं कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी इसके खिलाफ थे। और तो ये फीचर उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए जब देश में इमरजेंसी थी, बिना जनता की राय लिए, बिना पार्लियामेंट डिस्कशन के, कोई बिल लाए बिना कैबिनेट से पूछे डायरेक्टली पार्लियामेंट में ये बिल पास किए बिना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। लोकतंत्र की हत्या की गई, डेमोक्रेसी को खत्म किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को धोखे से चेंज किया गया। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं इसके खिलाफ रहता हूँ, इस फीचर के फेवर में नहीं हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है, तो आप इसको सीरियसली ना लें। चलिए हम देखते हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर फीचर क्या है, उसे हम डिटेल में समझते हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, सामाजिक, समाजवाद वाला। समाजवाद क्या होता है, चलिए हम उसकी बात करते हैं। समाजवाद का मतलब ये कि हमारे पास जो रिसोर्सेस होंगे हम वो क्या करेंगे, बांटेंगे, शेयर करेंगे। इसको आप ध्यान से समझिए। समाजवाद का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, दूसरे देशों को अपने देश में आने देना। आप इस बात को समझिए, अगर किसी दूसरे देश की कंट्रीज हमारे इंडिया में आएंगी पहले ही, तो हमारे इंडियन क्या करेंगे, विदेश का सामान खरीदेंगे, ना कि अपने देश का। तो फायदा किसका होगा, दूसरे देशों का, घाटा किसका होगा, अपने देश का। तो यही सोशलिस्ट है, यही सोशलिज्म है। और हम आपको बताते हैं सोशलिज्म से क्या होता है, दूसरे कंट्री को आपके कंट्री में आने का चांस मिलता है, आपकी कंट्री को कमजोर करने का, आपकी कंट्री को कंट्रोल करने का पावर किसके पास आ जाता है, इस सोशलिज्म की वजह से। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पॉलिसी रही है सोशलिज्म की, तो आज आप देख पाते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कैसे भी टेंस है ना, रिलेशंस हमारे खराब है, लेकिन फिर भी हम चाइना के साथ व्यापार करते हैं, क्योंकि चाइना ने हमारे पूरे मार्केट पे कब्जा कर रखा है सोशलिज्म की वजह से। इस सोशलिस्ट फीचर की वजह से चाइना ने पहले क्या किया, हमारे पूरे मार्केट पे कंट्रोल किया, इंडिया से बहुत सारा ट्रेड किया, हम बहुत सारा सामान खरीदने के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमने ट्रीटी साइन की भी समझौता, हम चाह कर भी चाइना के सभी चीजों को बायकॉट नहीं कर सकता।
स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा कि चाइनीज चीज़ों का बाइकआउट हो रहा है, चाइनीज मोबाइल नहीं, चाइनीज बुक्स नहीं, कुछ भी चाइनीज चीज़ें जो होंगे प्रोडक्ट्स उन्हें नहीं खरीदना है, उसको बैन लगना चाहिए। पर स्टूडेंट्स आप एक बात भूल जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट कभी भी इन चीज़ों को बैन नहीं करती है। स्टूडेंट्स भले ही बाइकआउट कर दे, हम पीपल भले ही बाइकआउट कर दे, भारत के लोग भले चीन के बने हुए पटाखे ना खरीदे, चीन के बने हुए सामान ना खरीदे, चीन का बना हुआ मोबाइल ना खरीदे, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोशलिस्ट चीज को फॉलो करती है। गवर्नमेंट पहले से ही इन सब के फेवर में, गवर्नमेंट ने पहले से समझौता साइन किया उस देश के साथ, उस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, समझौता निभाना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट समझौता नहीं तोड़ सकती। तो ये होता है सोशलिज्म। और हम बात करें तो देखिए सोशलिज्म की, सोशलिस्ट मीन्स द इंडियन इकोनॉमी शॉल बी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी यहाँ पर जो लोग होंगे उन्हें रिसोर्सेज का बराबर बंटवारा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम्स है, तो जितना सामान हिंदूज को मिलेगा उतना ही मुस्लिम्स को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स को कम मिलेगा, वो कम पॉपुलेशन है तो ये नाइंसाफी की तरह हो जाता है स्टूडेंट्स। ये जो रिसोर्सेज हैं वो पॉपुलेशन देख के बंटना चाहिए। अगर किसी फैमिली में 8 लोग हैं और किसी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, तो किससे ज्यादा इनकम होनी चाहिए, किससे ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए, ऑब्वियसली जिसमें 8 लोग हैं, है ना। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। सोशलिज्म में क्या होता है, इक्वालिटी करते हैं, उसमें बराबर बांटते हैं। जिसमें 8 मेंबर्स है जिस फैमिली में, उसको भी सेम पेमेंट, और जिसको 2 मेंबर्स है उस फैमिली में भी सेम पेमेंट। तो आप देख पाएंगे दोनों कंडीशंस में, इकोनॉमिक कंडीशन में कितना वेरिएशन होगा, कितना नुकसान पहुंचेगा दोनों की इकोनॉमी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है समाजवाद। इसको हम और ज्यादा डिटेल में तो आपको नहीं बताते, आपके बुक में डिटेल में दिया भी नहीं है। हायर क्लासेस में आपको इकोनॉमी में सोशलिज्म को, समाजवाद को, साम्राज्यवाद को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने मिलेगा। बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, सोशलिज्म का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। सोशलिज्म का मतलब होता है दूसरे कंट्रीज को अपने कंट्री में आने देना और उन्हें अपने ट्रेड करने देना, कब्जा करने देना अपने देश पे, कुछ इस तरह से सोशलिज्म का मतलब होता है। अब आते हैं हम वर्ड सेकुलर पे। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब और डिटेल में बताते हैं। इसका मतलब क्या कि हमारी गवर्नमेंट, अगर कोई कंट्री सेकुलर है, मतलब कोई स्टेट सेकुलर है, तो वो देश, वो स्टेट क्या करेगा, धर्मनिरपेक्षता फॉलो करेगा। इसका मतलब वो सभी धर्मों को एक समान मानेगा, सभी धर्मों को बचाने के लिए, सभी धर्मों को बढ़ाने के लिए वर्क करेगा, बट किसी एक पर्टिकुलर धर्म का फेवर नहीं लेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, सेकुलरिज्म के नाम पे हमारे देश में उल्टा होता है। सेकुलरिज्म के नाम पे मेजॉरिटी को सताया जाता है और माइनॉरिटी को फेवर किया जाता है। अगर कोई गलत काम मेजॉरिटी कर दे तो उसे बहुत बुरा भला कहा जाता है, लेकिन वही गलत काम माइनॉरिटी कर दे तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसे बोला जाता है अरे तो माइनॉरिटी है, जाने दीजिए, इन्हें नहीं बोलते हैं। इस तरह की चीजें हमारे देश में परफॉर्म होती है, यानी सेकुलरिज्म के नाम पे भेदभाव किया जाता है हमारी कंट्री में। इसलिए तो ये वर्ड जबरदस्ती ऐड किया गया था, कब, इमरजेंसी के वक्त, एक खास कम्युनिटी को खुश करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप एक बात अपनी समझ से, अपने बुद्धि से समझिए कि बाबा साहब अंबेडकर सेकुलरिज्म के और सोसाइटी के क्यों खिलाफ थे। बाबा साहब अंबेडकर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इतने होशियार थे। आपसे, मुझसे, या हमारे जो आज के नेता हैं उनसे तो बहुत होशियार थे बाबा साहब अंबेडकर जी। तो वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इन 2 वर्ड्स के खिलाफ है तो कुछ सोच समझ के ही होंगे ना, उनकी बुद्धिमत्ता पे हम शक नहीं करते हैं ना। हमने ये वर्ड ऐड किया उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, इसका मतलब हमने बाबा साहब का अपमान किया। हम बाबा साहब जो चाहते थे अच्छी चीज, वो हमने नहीं किया, यहाँ पे गलत चीज किया, इसके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर थे। स्टूडेंट्स, इस सेकुलरिज्म वर्ड को ऐड कर देने से क्या होगा, एक तरह का भेदभाव हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भेदभाव की स्थिति पैदा हो गई। कैसे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग पिछड़े होंगे, दलित होंगे, उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन मिलने का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना। बट हमारे यहाँ बोला गया सेकुलरिज्म है। अब सेकुलरिज्म का मतलब क्या, सबको समान मानना। आप एक कम्युनिटी को स्पेशल फायदा पहुंचा रहे हैं, एक पर्टिकुलर वर्ग को, कम्युनिटी को, समाज को फायदा भी पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि सब इक्वल भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही समझिए, आप एक व्यक्ति को ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, एक व्यक्ति को कम पेमेंट दे रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि दोनों में इक्वालिटी। ये कैसे हो सकता है? ये तो इलॉजिकल बात है पूरी तरह से, आप खुद भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स, है ना। तो यही बात की गई है। देखिए, सेकुलर स्टेट मीन्स स्टेट शॉल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस बिलीफ्स बट विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, सभी धर्मों को बढ़ावा देगी, लेकिन किसी खास धर्म को फेवर नहीं करेगी। चलिए स्टूडेंट्स, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है, जिसे न्यूज चैनल, एक न्यूज चैनल है सुदर्शन न्यूज चैनल, जो बहुत ही एक डिटेल टॉपिक उठा रहा है। जैसे कि बताते हैं, यूपीएससी की एग्जाम होती है, गवर्नमेंट एग्जाम, उस एग्जाम में कोई भी अगर मुस्लिम कैंडिडेट है
तो अगर ऐसा पर्टिकुलर रीजन में नाम नहीं लेना चाहिए, कोई गलत इंटेंशन से मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट मैं आपको क्लियरली जो रूल्स रेगुलेशन वो बताता हूं। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम पर्सन है, वो यूपीएससी में 32 ईयर्स का है, तब भी क्या कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, यानी 32 ईयर्स तक वो अटेम्प्ट कर सकता है एग्जाम। लेकिन अगर आप हिंदू कम्युनिटी के हैं तो आपको सिर्फ 28 ईयर्स एज होगी, यानी जो मीडियम कैंडिडेट होता है मुस्लिम, वो 32 ईयर्स तक एग्जाम दे सकता है, उसके बाद ज्यादा चांसेस है। और जो हिंदू कैंडिडेट उसके पास सिर्फ 28 ईयर्स तक ही है। और तो स्टूडेंट्स उसमें इस्लामिक स्टडी भी ऐड है, मतलब अगर आपको कलेक्टर या आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप उर्दू पढ़ के, इस्लामिक चीज पढ़ के बन सकते हैं, लेकिन आप हिंदू के वेद पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के नहीं बन सकते। यानी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फायदा मिल रहा है स्टूडेंट्स। अगर आप इस्लामिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, यानी कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जबकि हिंदू कम्युनिटी के साथ कुछ नहीं होता है, ना सिख कम्युनिटी के साथ ऐसा होता है, ना जैन के साथ, यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फायदा मिलता है। तो ऐसा क्यों? हमारी गवर्नमेंट कहती है कि सेकुलरिज्म है, सब धर्म समान है, बट एक पर्टिकुलर धर्म को फिर ये फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है? ये पूछने वाला सवाल है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये हमारी सरकार से, हमें हमारी सरकार जिन्होंने गलत काम किया था उनसे पूछना चाहिए, और अभी की सरकार इस चीज गलत चीज को क्यों होने दे रही है, हमें ये भी पूछना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई सोशलिस्ट एंड सेकुलर की। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे बहुत डिबेट्स होते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी इसके खिलाफ थे। इतने बड़े महान शख्सियत, इतने बड़े स्कॉलर जब इस बात के खिलाफ है इन दो शब्दों के, तो हम लोग कौन होते हैं? हम अनपढ़, हमारे कई तो आप लीडर्स आप जानते होंगे अनपढ़ लीडर्स हैं हमारे ना, कोई अनपढ़ लोग जो होते हैं अंगूठा छाप वो भी लीडर बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे इतने महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा बनाए गए संविधान को चेंज करने का, लेकिन फिर भी हुआ ये गलत कार्य। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की सॉवरेन स्टेट और सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्टेट की। सॉवरेन का मतलब क्या? खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाना, किसी फॉरेन कंट्री के अंडर में नहीं आना, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रीज के साथ कैसा बिहेवियर होगा ये खुद ही डिसाइड करना। दूसरा सोशलिस्ट एंड सेकुलर, चौथा फीचर सोशलिस्ट एंड सेकुलर, मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी रहेगी, यानी कि जो भी कंट्रीज होंगी वो ग्लोबलाइजेशन, यानी कि फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा सेकुलर, यानी सभी धर्मों को समान माना जाएगा, गवर्नमेंट किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगी, बट सभी को बढ़ावा देगी। तो ये तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, जोक की तरह है। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात कर दी फीचर्स की। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हमने 4 फीचर्स को कंफर्म किया, उन्हें पढ़ा, उनके बारे में डिटेल में जानकारी ली, जैसे कि रिटर्न एंड लार्जेस्ट। उसके बाद हमने बात की और फीचर की, जैसे कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, और हमने बात की सॉवरेन स्टेट, और हमने बात की किसकी? सोशलिस्ट एंड सेकुलर की। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के इन स्पेशल फीचर्स के बारे में आपको पढ़ के जानकारी मिली होगी, और आप सोचने रहेंगे कि ये इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी कैसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए क्या ये सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सही है या फिर गलत है। यदि हम ये सोशलिस्ट एंड सेकुलर हमारे संविधान में सही है तो क्यों सही है, और गलत वर्ड है तो क्यों गलत है, ये होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जवाब जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप ये इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।